तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदर डाल लीजिए, जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो इतिहास का प्रथम चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना मेरे भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। देखो, ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन सबसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो निचोड़ होता है ना क्वेश्चन के, किताब के अंदर से जो क्वेश्चंस उठा के रखा हुआ है हमने, ताकि अगर आप एक बार पढ़ लो तो फिर तुम्हें दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि जितना मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कोई भी अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो इतना ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, चाहे यूट्यूब है चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो। तो सो ये वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ ले रहे हो तो समझो कि एक आउटस्टैंडिंग आपका जो है इस चैप्टर के प्रति आपका जो नॉलेज है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप लास्ट तक बने रहिए, देखिए कितना मजा आता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला बात कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि ये यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में हमको ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हुए, कंसेप्ट नहीं जान रहे, तो फिर मैं इसका वीडियो जो है सब्जेक्टिव का कंसेप्ट का लिंक में दे रहा हूँ, उसको जाकर आराम से आप देख लीजिए। बिल्कुल आपका टाइम भी बचेगा और आपका एक नॉलेज भी जो होगा ना भाई साहब वो बूस्टअप होगा। चलिए हम लोग चीजों को समझते हैं और मिल के मचाते हैं बवाल। पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद की कल्पना किस फ्रांसीसी कलाकार ने चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया था। याद कीजिए, जब आप सीबीएसई का बुक पढ़िएगा तो 1848 में 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियू। फ्रेडरिक देखिए यहाँ पर सरियू, यहाँ पर याद रखिएगा, आपको बी नंबर आंसर होगा फ्रेडरिक सरियू। फ्रेडरिक सरियू, ठीक है ना, फ्रेडरिक सोरियू, ऐसे सोरियू कहीं कहीं दिया रहता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कब? तो 1848 ईस्वी में। इनका जो मतलब एक जो है बेसिकली पेंटिंग बनाए थे, वो पेंटिंग था, वो 4 पेंटिंग का एक सीरीज था जिसमें ये क्या किए हुए थे, एक राष्ट्रवाद को बताए हुए थे कि कैसे जो है पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद फैल रहा है, ठीक है ना, और किस तरह पूरी दुनिया को एक जो है एक साथ ला करके एक राष्ट्र के रूप में इसको निरूपित किया जाए, लोगों के सामने प्रकट किया जाए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक तरह का आदर्श, मतलब एक तरह से ऐसा इनका विचारधारा जो रहा, इतना आदर्श रहा कि ये वास्तव में जो है वो स्थापित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनके जो विचार था, इनका जो विजन था, उसको यूटोपियन कहा गया, यूटोपियन विजन कहा गया, ठीक है ना। खैर ये बात की बात है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। पहली बात ये कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना जो था वो किस फ्रांसीसी कलाकार ने चित्र के माध्यम से किया था, तो फ्रेडरिक सोरियू ने। कब किया था? 1848 ईस्वी में। अच्छे से समझते चलिएगा, अगर कंसेप्ट समझ जाइएगा ना तो बिल्कुल आप गर्दा उड़ा सकते हैं। देखिए, आप नॉर्मल बच्चों की तरह मत जाइए और नॉर्मल टीचर जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर देख लो भाई, एक अभी दू का सी इस तरह पढ़ाते हैं ना, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई कंसेप्ट तुम्हें बताया नहीं जा रहा है तो उस तरह तुम किताब भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और किताब में जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी केवल उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, उसके आसपास की जो बैकग्राउंड वाली चीजें है, ठीक है ना, उसकी उसकी जो स्टोरी है, जब तुम समझोगे तो तुम्हें एक बेसिक कंसेप्ट समझ आएगा। और जब बेसिक, तो जब तुम कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो ज्यादा रटने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं करा के यूरोप। देखो, थोड़ा सा टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो उसको इग्नोर मारना यार, ठीक है ना। टाइपिंग में हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। तो खुद से टाइपिंग करो तो टाइम लगता है, ठीक है ना, और जल्दी जल्दी करो तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे यूरोप का मतलब यहाँ यूरोप है, ठीक है ना। यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक किस क्रांति को कहा जाता है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत अगर माना जाए, ठीक है ना, तो वो किस क्रांति से माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत माना जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा इसलिए कर देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा दिखे मतलब आसानी से, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो शुरुआत है, यानी जोर शोर से जो शुरू हुआ था वो फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 14 जुलाई को। फ्रांस में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, ठीक है ना। दिमाग में एकदम बिल्कुल इस सब चीज को जो है ना एकदम छाप लीजिए भाई साहब, बिल्कुल बवाल मचाने वाला है ये सारा क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो आप भाई साहब नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल अलग रहेंगे, क्योंकि नॉर्मल जब ऑब्जेक्टिव आप सब कोई पढ़ते हैं तो फिर आप में और एक जो है एक जेन्युइन बच्चा जो होता है जो पढ़ता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको आउटस्टैंडिंग करना है, आपको बहुत आगे जाना है,
बहुत आपको डेवलप करना है अपने क्षेत्र में, तो भाई साहब बाकी लोगों से अलग रहना होगा, बाकी लोगों से पढ़ने का तरीका बदलना होगा, ठीक है ना? तभी आप अलग हो पाएँगे, ठीक है ना? ये झूठ-मूठ के जो दावा करते हैं भाई हम टॉपर करा दे रहे हैं, ये सब फालतू के, ये लोग फालतू लोग हैं, ठीक है ना? पैसा से सब खरीद-बिक्री कर रहे हैं और लोगों को भी खरीद रहे हैं, ठीक है ना? स्टूडेंट को खरीद रहे हैं, थोड़ा-सा दूर रहो। सबसे ज़्यादा जो है, ये टारगेट वोट वालों को तो पढ़ाने-वढ़ाने आता नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही दूर रहो, ठीक है ना? दूसरा कारण है क्या? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आप देखिए 4 जुलाई 14 जुलाई 1789, ठीक है ना? ध्यान में आपको रखना है 14 जुलाई 1789 डी नंबर। अब कितना लोग 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1789, कितने लोग इसको फटाक दे दिमाग में लगाएंगे और मार देंगे, ठीक है ना? तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? 4 जुलाई नहीं करना, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर 14 जुलाई 1789 को होगा। दूसरी अगर आप देखेंगे तो कहेगा फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। कब गद्दी पर बैठा था? तो 1774 ईस्वी में, ठीक है ना? तो ये थोड़ा-थोड़ा बात जो है ना आपको ज़रूर दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है क्या? स्वतंत्रता, समानता, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति की देन है? तो याद बस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉस, ये फ्रांस की क्रांति का देन था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये 3 वो जो कांसेप्ट था वो फ्रांस के क्रांति से जो है उभर के आया। बात समझ गई? वहीं पे इसको बहुत जोर-शोर से मतलब उठाया गया था सवाल, ठीक है ना? और ये जो है आम जनता के लिए इसको स्थापित करने की बात कहा गया था। और धीरे-धीरे ये जो कांसेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये विचारधारा है जो है, ये पूरे की पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक है? तो इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति का देन इसको कहा जाता है। किसको? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा का, ठीक है ना? करें मार्सिले कहाँ का राष्ट्रगान है? देखिए मार्सिले कहाँ का राष्ट्रगान है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मार्सिले जो है भाई साहब, आप देखेंगे फ्रांस का राष्ट्रगान है, ठीक है ना? वहाँ पर क्या हुआ था, जब मूवमेंट हुआ था, ठीक है ना? वहाँ पर आप देखिए तो 1830 ईस्वी की मूवमेंट के समय पे बात समझी कि नहीं? वहाँ पर भी जो है वहाँ के सैनिकों के द्वारा, सेनाओं के द्वारा गाया गया हुआ था। बात समझे कि नहीं? इस गीत को। और कभी-कभी आपको 1792 में भी देखने को मिलता है, लेकिन इस समय ये फेमस ज़्यादा नहीं हुआ था। 1830 ईस्वी की क्रांति में क्या हुआ था ये? फेमस हुआ था मार्सिले गीत, ठीक है ना? वहाँ के मार्सिले नामक जगह से वहाँ के सैनिकों के द्वारा गाया गया, इसलिए इसको मार्सिले कहा गया इस गीत मतलब गीत को, इस गान को, ठीक है ना? और वहाँ का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस में नेपोलियन किस शासन का अंत कर प्रथम काउंसिल बन गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में नेपोलियन प्रथम काउंसिल बन गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन बताता ही नहीं है यूट्यूब पर यार, ठीक है ना? इसको समझो, फ्रांस में प्रथम काउंसिल जो नेपोलियन बना वो 1799 में, अक्टूबर अक्टूबर 1799 में भाई साहब ये नेपोलियन जो है विदेशी मतलब विदेशों में जाकर के इटली, आप देखिए तो ऑस्ट्रिया, इन सभी जगहों पर जीत करके इंग्लैंड में गया और वहां पर क्या होता है, हार जाता है, ठीक है ना, ब्रिटेन से। और फिर वो वापस आ जाता है कहाँ पे, आपके फ्रांस में। और वहां पर अक्टूबर 1799 में आता है और वहां पर देखता है कि भारत में जो है, सॉरी फ्रांस में जो है डायरेक्टरी शासन चल रहा था, ठीक है ना, 5 लोगों का ग्रुप था। बिल्कुल राजनीतिक अस्थिरता था, माहौल बिल्कुल गर्म था, सही ढंग से शासन नहीं हो रहा था, उथल-पुथल ज़्यादा था। तो इसका फ़ायदा उठा करके नवंबर में क्या किया, फ्रांस ने नेपोलियन ने फ्रांस में जो वर्तमान शासन था डायरेक्टरी का, उसका तख्ता पलट कर दिया। बात समझे कि नहीं? सैनिकों की मदद से, ठीक है ना? क्योंकि उस समय सैनिक का सेनापति था वो खुद, ठीक है ना? और बड़े-बड़े अधिकारियों से मिलकर वो क्या किया, तख्ता पलट करके खुद वहाँ कौंसल बन गया, ठीक है ना? कौंसल में कितने लोगों का शासन होता था? तो 3 लोगों का शासन होता था, ठीक है ना? जिसमें से सबसे हेड जो था वो कौन बन गया? नेपोलियन बन गया, ठीक है ना? तो कहेगा किस शासन का अंत करके? तो डायरेक्टरी शासन। डायरेक्टरी शासन कब से कब तक चला था? तो 1794 से 99 ईस्वी, 1799 ईस्वी तक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ा सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है क्या कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए आपको बोले थे ना कि जब फ्रांस में नेपोलियन काउंसिल बना ना, तो वो उसका एक ही मोटिव था, हमको कभी ना कभी जाकर के राजा बनना है। लेकिन वो बहुत होशियार आदमी था, सोचा कि हम एक ही बार राजा बन जाएंगे डायरेक्ट, तो लोग खिसिया जाएगा, बात समझ गए, लोग गुस्सा जाएगा, कहेगा कि यो बाकी की तरह है, डायरेक्ट राजा बनना चाह रहा है। तो सोचा क्या कि पहले हम अच्छा अच्छा काम करते हैं, लोगों को खुश करते हैं। जब लोग खुश हो जाएंगे, बात समझे कि नहीं, तब हम क्या करेंगे, तब हम मतलब जब लोग खुश हो जाएंगे उस समय बोलेंगे तो लोगों का ज्यादा विरोध भी नहीं होगा, हम आराम से बन सकते हैं। और इसलिए ये अच्छा अच्छा काम करना शुरू कर दिया, पॉलिसी अच्छा अच्छा बनाने लग गया, कानून अच्छा बनाने लग गया, जनता के लिए एक अच्छा काम करने लग गया, लोग खुश हो गए। 1804 ईस्वी में क्या किया, नेपोलियनिक कोड लाया, ठीक है ना, जिसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। अर्थात ये बहुत सारा नियमों का एक संग्रह लाया, बहुत सारा नियम बनाया, ठीक है ना। और उसी का एक जो संग्रह है,
बात समझ रहे हैं, उसको नेपोलियन संहिता कहा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से 5 कोड को मतलब रखा गया था, हालांकि बहुत सारे रूल थे, उन सभी कोड में अलग अलग तरह के रूल थे, ठीक है ना। तो वो लॉ लाया, और वो जो लॉ था फ्रांस के लोगों को बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, जिसमें समानता का लॉ लाया, बात समझे कि नहीं, उसमें जो वोटिंग सिस्टम था उसको सुधार दिया, प्रशासनिक सिस्टम को सुधारा, कम्युनिकेशन को सुधारा, नाप तोल प्रणाली को सुधारा, उसके बाद सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, बात समझे कि नहीं, जो वहां पर बेरोजगारी फैली हुई थी, आर्थिक सुधार किया, बहुत सारा सुधार किया, लोग को बोला कि भाई साहब यही तो हमारा मसीहा है, ठीक है ना। उसके बाद जब लोग बहुत खुश थे, तब जाकर के नेपोलियन बोला कि देख भाई, तुम्हारे लिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, अगर तुम हमको राजा बना देते हो तो तुमसे और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उस समय अकेले सर्वे सर्वा राजा बन जाएंगे, तो हम और अच्छा काम करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे और तुम्हारे लिए और अच्छा काम करेंगे। अभी तो काउंसिल में हम लोग 3 गोड़ा मिलकर काम करते हैं, तो कौन कहता है नहीं करेंगे, कौन कहता है हाँ करेंगे, तो बड़ी दिक्कत होता है उसमें। तुम हमको राजा बनाओ, अकेले बन जाएंगे, ठीक है ना, और हम अपने मर्जी से अच्छा अच्छा काम तुम्हारे लिए करेंगे। लोग चल भाई ठीक है, तू राजा बन, कोई बात नहीं है, बस अच्छा काम करियो भाई, ठीक है ना। नेपोलियन जो था ना, वो प्रारंभ प्रारंभ से ही देशभक्त था, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता था हमेशा कि देश को अगर आगे ले जाना है, बात समझ गई, एक अच्छे शासक की जरूरत है, ठीक है ना। और वो प्रारंभ से ही बहुत शार्प माइंडेड आदमी था, वो बहुत तेज बुद्धि वाला आदमी था। देखने में तो नाटा था, लेकिन इस और उसी नाटेपन की वजह से, बात समझ, उसको लिटिल कारपोल कहा जाता था, ठीक है ना, बहुत होशियार था वो। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है लिटिल कारपोल किसको कहता है, तो नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बन गया, 1804 में। 1804 में ही क्या किया था नेपोलियन, नेपोलियनिक कोड लाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो जाएगा। कहेगा राजा कब बना, तो वो भी 1804 में। कहेगा नेपोलियन जीवन भर के लिए काउंसिल कब बन गया, तो काउंसिल बन गया 1802 ईस्वी में। नेपोलियन जीवन भर के लिए काउंसिल 1802 ईस्वी में। बस इतना तो गर्दा उड़ा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, कहेगा नेपोलियन फ्रांस का राजा किस वर्ष बन गया, तो वही 1804 ईस्वी में, बिल्कुल बवाल। अगला करके जर्मन राइन संघ का स्थापना किसने किया था। देखो नेपोलियन जो है ना, वो धीरे धीरे फ्रांस का राजा बनने के बाद वो धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देशों में भी सुधार लाना चाहता था कि जो हमारे आसपास के जितने भी देश है, यानी मैक्सिमम यूरोप का जो देश है, बात समझ रही, उसमें सुधार है। और वहां पर निरंकुशवाद जो चल रहा है, निरंकुशवादी शासन जो है, उसका समाप्त करके एक अच्छा गवर्नमेंट का स्थापना करे, बात समझ रही। और उसका मेन मकसद ये था कि जहां जहां भी जो बढ़िया बढ़िया जो देश था, बड़ा देश था यूरोप का, ठीक है ना, उस पर फ्रांस का शासक हो, ठीक है ना, शासन हो, और वो फ्रांस के अंडर में क्या हो, फ्रांस के लीडरशिप में क्या हो, वहां पर शासन चलाया जा सके, ठीक है ना। बाद में जाकर नेपोलियन को यही घाटा लग गया, ठीक है ना। बाद में जाकर के जितने भी बड़ा बड़ा देश था, जैसे प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था, रूस था, ये सभी ने मिलकर नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, मार दिया सब, ठीक है ना। ये दिक्कत है। मतलब देखो, कहा जाता है ना कि भाई अति 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 तो नहीं कहा जा सकता है, मतलब कि आप अपना विजन उतना ही तक रखो, बात समझ के, जितना तक संभव हो पाए। अब अति मत कर दो, ठीक है ना। अब कह दो कि मतलब अब भारत का प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलो भाई बन गया, अच्छी बात है, काम अच्छा करो। अब धीरे धीरे ये बोलने लग जाओ कि धीरे धीरे पूरे एशिया में हमारा कब्जा हो जाए, दबदबा हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, जब तक है तब तक चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपका पासा थोड़ा सा भी कमजोर होगा, तो सामने वाला दबोच लेगा, ठीक है। तो वो एक बात था नेपोलियन के साथ, ठीक है। तो हालांकि एक अच्छा बात था, नेपोलियन जो था ना, वो मतलब अगर यूरोप की बात की जाए ना, तो अगर राष्ट्रवाद का वास्तव में कोई बढ़ावा दिया ना, वो नेपोलियन दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, जर्मन राइन राज्य, मतलब जर्मन राइन संघ का स्थापना किसने किया था, तो देखिए ये नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने 1806 ईस्वी में, देखो जर्मनी जो था ना मेरे भाई, जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। नेपोलियन क्या क्या कि देख भाई, इतना अगर छोटा छोटा राज्य में विभाजित रहेगा तो शासन करने में बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, पूरे जर्मनी को, बात समझे कि नहीं, सभी को गोट करना शुरू कर दिया, बात समझे कि नहीं। 4 5 6 7 8 मिला करके एक राज्य बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह 39 को राज्य बना दिया जर्मनी में। कितने राज्य बना दिया, 39 राज्य। और उसको कहा जर्मन राइन संघ, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है जर्मन राइन संघ का स्थापना किसने किया था, जर्मन राइन राज्य भी होता है इसको, तो नेपोलियन ने किया था। कब किया था, 1806 ईस्वी में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिल्कुल बवाल तरीके से समझ रहे हो। और इन सभी में सबसे जो शक्तिशाली था वो था प्रसा। प्रसा जहां का राजा कौन था, विक्टर एमेनुअल, ठीक है ना। और विक्टर एमेनुअल का प्रधानमंत्री कौन था, विस्मार्क, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो बात है ना यार, अच्छे से समझ के रखना। दूसरा क्वेश्चन, मैंग्यार, यहाँ मैंग्यार मैस्यार भाषा नहीं होगा, इसको मैंग्यार होगा, ठीक है ना। मैंग्यार भाषा कहाँ की थी, तो देखिए मैंग्यार जो था हंगरी का भाषा था, वैसे समझ नहीं। और हंगरी का एक बहुत ही फेमस व्यक्ति था, कोसुथ। कोसुथ, इसका संबंध हंगरी से था। क्वेश्चन पूछेगा कि हंगरी का राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट।
पेस्ट। पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही में था, बाद में इसका विभाजन हो गया, ठीक है ना। तो मैग्यार भाषा का संबंध किससे था? हंगरी से था। हंगरी का राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी के संबंध किस व्यक्ति से था? तो कोसुत से था, ठीक है ना। इतना तो बिल्कुल यार बवाल मचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बवाल तरीका से। अब आगे चलो, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? अभी जस्ट हम लोग बात किए बुडापेस्ट। अच्छा, वियना किसका राजधानी है? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया। देखो ये सारा राजधानी जो है वियना का पूछता है हमेशा, हंगरी की राजधानी भी पूछता है, लिस्बन ये भी पूछता है, पुर्तगाल का राजधानी है पुर्तगाल। लिस्बन किसका राजधानी है? पुर्तगाल का। अच्छा, मैड्रिड कहेगा तो मैड्रिड किसका राजधानी है? स्पेन का। तो देखो कुछ कुछ ऐसे यूरोपियन देश है जिसका राजधानी याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जर्मनी का अगर पूछेगा तो बर्लिन। उसी तरह अगर भाई साहब इटली का पूछेगा तो रोम बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना। फ्रांस का राजधानी पूछेगा तो फ्रांस का राजधानी किसको याद है? रूस का राजधानी मास्को, फ्रांस का राजधानी, फ्रांस तो बहुत ही फेमस है यार एफिल टावर को लेकर के, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ये तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। फ्रांस का राजधानी कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छाप दो यार, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग जो है फ्रांस की राजधानी के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अब हमको पता है यार, जिसको पता नहीं वो तुरंत गूगल खोलेगा मार देगा, ये तो बहुत आसान है, मतलब ईमानदारी से कर भाई तू, ठीक है ना। हम देखने तो नहीं जाते, मतलब अपने दिल की बात सुन तू, ठीक है। चलो चल अगला बात देख, करेगा मारियान का संबंध। देख यार फिर गड़बड़ हो गया ना ये छापने में संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो करेगा मारियान का संबंध किससे देश से था? देख भाई मारियान बेसिकली क्या है कि एक आर्ट, मतलब एक चित्रकला बनाया गया। आप पढ़े होंगे एक शब्द रूमानीवाद। रूमानीवाद क्या होता है? बेसिकली एक प्रकार का विचारधारा होता है जिसमें क्या किया जाता है कि अपने देश के संस्कृति, बात समझे कि नहीं, संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। अब संस्कृति के अंतर्गत, सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? जैसे मान लो कि आप अपने संस्कृति, अपने पुराने मतलब परंपरा, पारंपरिक संगीत, नृत्य, चित्रकला इत्यादि के माध्यम से लोगों के अंदर अपने संस्कृति के लिए भाव उत्पन्न, लगाव उत्पन्न कराते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की विचारधारा को हम रोमानीवाद कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि अपने देश में लोगों को संस्कृति से, मतलब धीरे धीरे अपने संस्कृति को भूल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक गांव में धीरे धीरे क्या करेंगे? चित्रकला, मतलब कि उसका प्रारंभ करवा देंगे, बस समझे कि नहीं। चित्रकला अलग अलग जगह पर स्कूल खोलेंगे, उसका चित्रकला बनवाएंगे, ठीक है ना। लोग उससे प्रभावित होंगे। अलग अलग जगहों पर संगीत, बात समझे कि नहीं, जिसे फोक सॉन्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको फोक डांस होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली जो होगा, तो इस तरह की विचारधारा को हम लोग कहते हैं रूमानीवाद। और इसमें चित्रकला के संबंधित क्या होती है कि अब आप चित्रकला जो बनाएंगे तो वो जो चित्रकला होगा बाकी लोगों को भी इंस्पायर करता है देश के लिए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता है भाई, तुमको इतना बात बिल्कुल चिपका नहीं होगा, हमको पता है, ठीक है ना। बस एक तुमको उदाहरण देते हैं, बिल्कुल तुमको सटीक समझ आ जाएगा। जैसे देखो भारत में क्या है? भारत माता। तो भारत माता कोई वास्तव में कहीं पे ऐसा थोड़ी थी, कोई देवी थी प्रकट हुई थी और उसको कोई देखा हुआ था बना दिया, नहीं। एक क्या किया? एक इमेज बनाया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना। और बताया गया कि यही हमारी, हमारे लिए हमारी माँ है, बात समझे कि नहीं। तो तब से हम उनको आदर्श मानने लग गए, तब से हम उनको पूजने लग गए। उसी तरह क्या था कि उसी तरह एक फीमेल का चित्र बनाया गया, फ्रांस में भी बनाया गया, ब्रिटेन में भी बनाया गया, जर्मनी में भी बनाया गया, ठीक है ना। जो एक राष्ट्रवाद के रूप में, राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में आया सामने, लोग उसको क्या करने लग गए? आदर्श मानने लग गए, उसको सम्मान देने लग गए, ठीक है ना। तो उसी तरह मारियान का संबंध जो था ना वो फ्रांस से था। जिस तरह हमारे भारत माता का संबंध कहां से है? भारत से, फ्रांस से था। उसी तरह जर्मेनिया कहेगा, ठीक है ना। तो जर्मेनिया का संबंध जो था वो जर्मनी से था। अब देखो ब्रिटेनिका ना, ब्रिटेनिका बेसिकली नहीं, ब्रिटानिया होना चाहिए, आई थिंक ब्रिटानिया, ब्रिटानिया, ठीक है ना। तो उसका संबंध ब्रिटेन से है। आई थिंक मुझे नाम कंफर्म नहीं हो पा रहा, बट यही होगा, ठीक है ना। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया का संबंध किससे होगा? ब्रिटेन से। मारियान का संबंध किससे होगा? तो आप देखिए फ्रांस से। और जर्मेनिया का संबंध किससे होगा? जर्मनी से, ठीक है ना। भारत माता का संबंध किससे होगा? भारत से होगा। तो आप देखो अलग अलग देशों में क्या किया गया, अलग अलग चित्रकला के द्वारा क्या किया गया, एक इमेज खड़ा किया गया, अपने देश का इमेज लगा गया कि देख भाई मेरे देश का ये एक तरह का सबसे प्रतिष्ठित रूप है जिसको हम सब कोई सम्मान देने लग गए। दूसरा ये उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? लीबर से हुआ है, LIBER, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो लीबर से हुआ है। अगला क्वेश्चन का है क्या कि जलवेराइन किसकी संस्था थी? देखो जलवेराइन संघ का स्थापना 1834, आई थिंक कि मैं गलत नहीं हूं तो 1834 ईस्वी में ये प्रसा के द्वारा जर्मनी में किया गया, प्रसा के लीडरशिप में किया गया था। जलवेराइन जो था ना ये एक व्यापारियों की संस्था थी। जलवेराइन किसका संस्था था? ये व्यापारियों का एक संस्था था। इसमें क्या किया गया कि देखो जर्मनी क्या था? अलग अलग राज्य में विभाजित था और जितने भी जर्मनी में जो अलग अलग राज्य थे
सबका अलग अलग टैक्स था, सबका अलग अलग करेंसी था। तो इस तरह व्यापार करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो प्रसा का जो राजा था, बात समझ गई, प्रसा का राजा सोचा, शासक सोचा कि क्यों ना हम इसको एक टैक्स रखे, एक देश में एक टैक्स रखे, ठीक है ना, और एक करेंसी रखे। तो इस तरह व्यापार करना बड़ी आसान होगा, लोग आसानी से व्यापार करेंगे और आएंगे जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे बड़ी आसानी होगी और संबंध भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जब व्यापार दो लोगों के बीच होता है तो संबंध अच्छा होता है। आप उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के यहाँ रोज सामान खरीदने जाते हैं और साल भर से लगातार खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे आपका संबंध अच्छा खासा हो जाएगा। कभी उसके घर पर किसी का बर्थडे होगा तो आपको बुला लेगा, बात समझ गई, ठीक है ना। तो एक उसके घर में कभी शादी हो गए तो आपको बुला लेगा, बात समझ रही। तो इससे क्या है, ये उससे तो घर में आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन क्या है कि आपका एक संबंध अच्छा हो गया, आप उससे जुड़ चुके हैं, बात समझ नहीं, करीब आ चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो एक बात होता है। तो उसी तरह क्या है कि एक व्यापार एक ऐसा चीज है ना, जिससे क्या होता है, संबंध में सुधार होता है, ठीक है ना। व्यापार शुरू होता है तो उससे राजनीतिक संबंध भी हो जाता है, सामाजिक संबंध भी अच्छा खासा हो जाता है, और आर्थिक संबंध तो सुधारता ही है, ठीक है। तो जॉल्वे राइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। कब इसका स्थापना किया गया? 1834 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में किया गया था? प्रसा के नेतृत्व में। इतना तीन गो बात अगर तुम ध्यान में रखोगे ना, तो तुमको कोई नहीं दबा सकता यार। ये होता है कंसेप्ट। अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो फिर समझ जा भाई, इसको बवाल मचा सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का क्या है, नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ था? देख भाई, अभी जस्ट बात करें, नेपोलियन बड़ी खतरनाक आदमी था, ठीक है ना। राजा 1804 में बन गया। अब एकरा भूत सवार थे कि पूरा यूरोप पर हम ये शासन करेंगे, लेकिन भाई साहब कितना दिन तक आपका बाबा मतलब दादागिरी चलेगा, कबो ना कबो तो थोड़ा सा कमजोर पड़िएगा। अब ओकरा बाद क्या हुआ कि कहा जाता है ना कि 100 दिन की दादागिरी एक दिन तब निकल ही जाना है। तो उसी दिन क्या हुआ कि नेपोलियन पूरे के पूरे जगह पर जीतते हुए जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड नहीं जीता हुआ था, इंग्लैंड पर प्लान ही बना रहा था। इंग्लैंड बड़ी तेज, शुरू से ही वो अपने चौकोड़ा देश रहा, ठीक है ना। वो क्या किया कि जो बाकी जो यूरोप में अच्छे खासे देश थे, ठीक है ना, आर्थिक रूप से सब कुछ, सैन्य रूप से अच्छे खासे देश थे, जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, एक था आपको प्रसा, दूसरा था रूस, और आप तीसरा देखिएगा तो ब्रिटेन खुद था। ये बोला कि देख भाई, ये जब तक नेपोलियन रहेगा ना तब तक हम लोग को जीने नहीं देगा सही से, तो क्यों ना हम चारों मिल के इसका व्यवस्था कर ले, ठीक है ना। और जीवन भर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाए, ठीक है ना। मतलब रोज रोज का टेंशन पालने से अच्छा है कि एक ही दिन कस के लड़ लिया जाए भाई, जो होना वो होगा, ठीक है ना। तो अब ये चारों ने क्या किया, एक अपना एक मतलब ग्रुप बनाया और नेपोलियन को क्या किया, घेर दिया। और 1814 ईस्वी में एक युद्ध होता है, फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम था वाटरलू। जैसे आप देखिएगा, इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है पानीपत। पानीपत युद्ध के लिए बड़ी फेमस है। उसी तरह फ्रांस में भी एक जगह है वाटरलू, ठीक है ना, वो भी युद्ध के लिए बड़ी फेमस है। तो वहीं पर युद्ध होता है, ठीक है ना। एक तरफ नेपोलियन अकेले रहता है और दूसरे तरफ चार गो देश, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया, आप याद रखिएगा, पर्व के PARB इसका ट्रिक है, पर्व। तो P से प्रसा, A से ऑस्ट्रिया, R से रूस और B से ब्रिटेन। ये चारों देश ने मिलकर नेपोलियन को घेर लिया, बुरी तरह से पराजित कर दिया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन फाइनली पराजित हो गया, हार गया, ठीक है ना। और नेपोलियन को बंदी बना के इसको क्या किया, मतलब एक द्वीप पर छोड़ दिया था, ठीक है ना। अब वहां पर क्या किया, उस बेचारे द्वीप पर ये 6 साल रहा और 1821 ईस्वी में ये बेचारा पेट में इसका कैंसर हो गया, मर गया, ठीक है ना। तो हालांकि इसको कहा जाता है ऐसा भी कि इसको मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, इसको विष दे दिया, जहर दे दिया, बेचारा मर गया उससे, ठीक है ना। हालांकि हमको क्या करना है, बेचारा कैसे मरे, ठीक है ना। हमको तो बस ये याद करना है कि 1821 ईस्वी में टपका, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो अपने को एक नंबर लेना है यार। क्यों मरा, क्या मरा, उसके उससे कोई फायदा नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना। तो बस तू इतना याद रखियो कि नेपोलियन का पतन 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अब 1814 कितना लोग मार देंगे भाई, तू सुन। 1814 में तो ये तो लड़ाई शुरू किए, तो 1814 ईस्वी में का पतन कैसे हो जाएगा? अब लड़ाई शुरू किए मान लो, तो लड़ाई शुरू करते ही किसी का पतन कैसे हो जाएगा? लड़ेंगे अभी धीरे धीरे, जब तक एनर्जी है तब तक डट के लड़ेंगे, ठीक है ना। फाइनली कब वो हार जाएंगे तब तो पता चलेगा कि वास्तव में किसका पतन हुआ है। तो 1814 में तो शुरू में हुआ था, तो कैसे इसको पतन 1814 में मान लेंगे? तो भाई साहब, नेपोलियन का पतन 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और 1815 ईस्वी ही आंसर मारिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये तो बेसिकली आप फाइनली समझ गए। दूसरा करके वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? अब देख, ये जो चारों देश मिलकर नेपोलियन से लड़ा था, तो नेपोलियन तो एक बहुत बड़ा शासक था, और इनके लिए नेपोलियन का जो हार था, इनके लिए बहुत बड़ा जो है खुशखबरी था, ठीक है ना। बहुत बड़ा इनके लिए दिन था वो। तो कहने का मतलब, जब जाहिर सी बात है आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोई काम करते हैं, लाइक कि आप IAS बन गए, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, और उसका क्या होता है, अंत हो जाता है,
या फिर कोई मार देता है या फिर वो मतलब समझो बर्बाद हो जाता है, तो वो आपके अंदर बहुत खुशी होती है, चल भाई कम से कम एक बला तो कम से कम जिंदगी का टल गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तुम उस दिन पक्का घर में चिकन मटन लाओगे, ठीक है ना, चल भाई आज तो कुछ खाते हैं, ठीक है। बस क्या होता है, एक तू कंसेप्ट समझ भाई, क्या होता है कि 1815 में वियना मतलब कि नेपोलियन का पतन होता है, और ये चारों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस रखा, और ये चारों में जो सबसे मतलब मास्टर माइंड जो था ना, वो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक भाई बोला कि देख भाई, तुम सभी में से सबसे ज्यादा खुशी हमको है, इसलिए हम जो है तुम सभी को पार्टी देंगे, ठीक है ना, तो तू हमारे घर आ जाइयो, ठीक है ना। इसलिए मेटरनी क्या किया, अपने राजधानी में लाया। तो मेटरनी कहाँ का चांसलर था, वियना का, और ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है, वियना। तो इसलिए वियना में क्या होता है कि वियना कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब एक सम्मेलन समझ लीजिए। तो वियना कांग्रेस का क्या होता है, स्थापना किया जाता है 1815 में। इस 1815 में कौन सब, बहुत सारे देश तो आए ही थे, ठीक है ना, लेकिन इन चारों देशों ने के प्रतिनिधि भी मेन मेन आए, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन। और वहां पर इन लोगों ने एक संधि किया जिसको वियना संधि कहा जाता है, ठीक है ना। और इस संधि में क्या किया कि नेपोलियन जो जो बदलाव किया था, ठीक है ना, आपको जब हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना तो उसमें बिल्कुल गर्दा तरीका से बताएंगे कि आखिर इन लोगों ने क्या किया, कि नेपोलियन जो जो यूरोप में बदलाव किया था वो सभी को खत्म करके, ठीक है ना, फिर से ये अपना जो है, जो भी अपने मनमर्जी करने वाले थे, जो भी इन लोगों का शासन स्थापित करने वाले थे, जहां पर भी जो करने वाले थे, अपने मर्जी से पुराने शासन व्यवस्था को फिर से लागू कर दिए यूरोप में, जिसको पुरातन व्यवस्था कहा जाता है। जैसे आप फ्रांस में देखो, फ्रांस में किसका शासन था पहले, बुर्बो वंश का। तो लेकिन नेपोलियन आया तो सब सब खत्म हो गया, खुद शासन करने लग गया। लेकिन जब नेपोलियन हार गया तो फिर से फ्रांस और स्पेन के कुछ भाग में बुर्बो वंश का शासन स्थापित कर दिया गया और लुई 18वां को वहां का राजा बना दिया गया। तो मतलब इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य अगर वियना कांग्रेस की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि फ्रांस में जितने भी बदलाव किए गए थे नेपोलियन के द्वारा उसको समाप्त करके पुनः अपनी पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था यूरोप में, ठीक है ना। वो लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक जो सिद्धांत था उस सभी को खत्म करके ये अपनी पुरातन व्यवस्था स्थापित कर दी है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये खुद थे उस पुरातन व्यवस्था निरंकुशवादी खुद थे, ठीक है ना। तो इसलिए चाहते थे कि हमारे ही पार्टी के, हमारे ही तरह का सरकार कोई बनेगा तो फिर वहां के भी देश भी मतलब कि वहां के भी जो देश के लोग होंगे वो विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन अगर अच्छा शासक आ गया तो फिर हमारे देश के लोग हमारा विद्रोह करने लग जाएगा ना, कि भाई साहब फ्रांस वाले तो बड़ी खुश हैं, वहां के तो शासक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, और ये सब बवाल मचा रहा है, वो सब अच्छा काम नहीं कर रहा है सब, तो जाहिर सी बात है कि विरोध करेंगे उनके देश के लोग, ठीक है ना। तो अब देखो करेगा वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में हुआ था, ठीक है ना। वियना कांग्रेस का, बात समझे कि नहीं, जो वियना कांग्रेस का होस्ट होस्ट करने वाला देश यानी मेजबानी, मेजबानी समझते हैं ना, मेजबानी मतलब जो मेन जो व्यक्ति होता है जो उस मतलब एक तरह के सम्मेलन को, उस पार्टी को रखा हुआ है, बात समझ गए, स्वागत करता है, तो आप समझ जाओ। तो मेजबानी कौन किया था, मेजबानों का जो स्वागत एक तरह से कह लीजिए, ठीक है ना, तो वो कौन किया था, ऑस्ट्रिया का जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो जब मेटरनिक था वो किया हुआ था, ठीक है ना। तो ये बात तो आप समझ गए। तो कहने का मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मेटरनिक युग किसे कहा जाता है, तो देखो जैसे ही नेपोलियन मरा उस समय से नेपोलियन के मरने के बाद फ्रांस में जितने भी निरंकुशवादी तत्व थे, निरंकुशवादी राजा थे, उनका वर्चस्व बढ़ गया। इन सभी में जो निरंकुश सबसे खतरनाक था वो था आपको ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक। तो इसका एकदम बोलबाला शुरू हो जाता है। तो 1815 से लेकर के 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक पूरे यूरोप में, बात समझ नहीं, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, ठीक है ना, इसका बोलबाला रहा, ठीक है ना। इसी के इशारा पर हर जगह कोई भी काम होता था, ठीक है ना। देखो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, इसका मेन मानना क्या था, इसका मुख्य सिद्धांत था कि शासन करो और परिवर्तन नहीं होने दो, ठीक है ना। और जो परिवर्तन के बारे में सोच रहा है उसका खुद इस दुनिया से परिवर्तन कर दो, ठीक है ना। ये बड़ी खतरनाक था यार। कहता था कि देखो अगर मनुष्य के मन में अगर बदलाव आ जाए ना तो उसी समय मनुष्य के अंदर का वो मन, वो जो सोच है तुरंत मार दो। अगर वो नहीं मर रहा है तो उस आदमी को मार दो, नहीं तो वो बदलाव धीरे धीरे चिंगारी बन के आएगा और हमारे साम्राज्य को खत्म कर देगा। तो मेटरनिक बड़ी खतरनाक आदमी था। वो सोचता था ऐसे कि भाई देख, किसी भी मनुष्य के अंदर जो है ना तुम्हारे खिलाफ कोई भावना अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसी समय दबा दो, क्योंकि उस समय वो भावना छोटा है, ठीक है ना, और उस समय तुम दबा दोगे ना तो वो दब जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर दबाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही मतलब ये एक पते का बात कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख,
करा है क्या कि वियना संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो वियना संधि अभी तो जस्ट बात की, 4 गो देश था, ठीक है ना, PARB पर्व, तो सभी हो जाएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन करा कि ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना है, ठीक है ना। अब देख आगे देख क्या कर रहा है, शासन करो और परिवर्तन नहीं होने दो, ये किसका मूल मंत्र था? अभी जस्ट तो बात की है कि शासन करो परिवर्तन नहीं होने दो, ये कौन कहता था? ये कहता था मेटरनिक कहता था, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से चीजों को याद रखना यार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का रखे मेटरनिक युग कब से कब तक था? चल ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ देते भाई, चल 20 नंबर क्वेश्चन का तू जवाब दियो, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, छोड़ देते हैं कि मेटरनिक युग कब से कब तक था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मेटरनिक युग आप तो जरूर लिखेंगे, दूसरी बात आप ये चीज 2-3 चीज जरूर आप ध्यान रखेंगे कि 1848 ईस्वी के क्रांति के समय बस समझे कि नहीं क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसको आप टॉप मतलब पॉइंट बाई पॉइंट याद करके रखिएगा। तो अब आप एग्जाम में भी जाइएगा, एग्जाम में जब लिखने जाइएगा ना तो बहुत क्लियर आपके दिमाग में बैठा रहेगा वो चीज, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो बिल्कुल आप वहां पर आप बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश का स्थापना कब किया गया? 1815 में, क्योंकि नेपोलियन हारा और फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश का स्थापना कर दिया गया। और राजा किसको बनाया? तो लुई 18वां को, लुई 18वां को। देखो लुई 18वां बहुत अच्छा राजा था, चाहता था कि ठीक है भाई संवैधानिक राजतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अच्छा से शासन करो, लोग खुश रहने दो। लेकिन भाई जीवन में सभी लोग तो अमर है नहीं, मरने वाला होगा ही, मरेगा ही एक ना एक दिन। अब लुई 18वां का भी वो समय आ जाता है और ये बेचारा 1824 में मर जाता है, ठीक है। अब एक बाद चार्ल्स 10वां राजा बनता है, चार्ल्स 10वां राजा बनता है। इतना खतरनाक, इतना मतलब कि क्या बताएं यार तुमको, इतना ये नालायक टाइप का राजा था, ठीक है ना। ये कहता था क्या कि हमको संविधान के अंदर रह के शासन नहीं करना है, बात समझ नहीं। ये इसका सबसे बड़ा कथन क्या कहता था कि मैं जंगल से लकड़ी काट के जीवन काटना पसंद करूंगा, लेकिन ब्रिटेन के राजा की तरह जीवन काटना पसंद नहीं करूंगा। अच्छा ये ब्रिटेन के राजा से क्यों तुलना किया और क्यों कहता है कि उसके तरह नहीं रहूंगा? देखो ब्रिटेन में क्या हो गया था कि ब्रिटेन में संविधान लागू हो गया था और राजा को अब काम कैसे करता था? संविधान के अंदर में रह के, संविधान में जो उसको पावर दिया गया उसी के अंदर में काम करना है। तो वो चाहता था क्या कि यार हम राजा हैं, ठीक है ना, और हमको कहीं से पावर दिया जा रहा है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं लिमिट किया गया हुआ है कि देख भाई तू इतना ही में काम कर, ठीक है ना, इससे ज्यादा तू करेगा, ठीक है ना, तो तुम्हारा बात नहीं माना जाएगा या फिर तुमको समझ जाओ कि सजा भुगतना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम स्वतंत्र रहे, जैसा मन करे वैसा करे, ये चाहता था कौन? चार्ल्स 10वां, ठीक है ना। और इसी की वजह से 1830 में देखिएगा जुलाई की क्रांति हो जाती है, बिल्कुल बवाल तरीका से। आगे देखो 1815 सन फ्रांस का पुनः राजा किसको बनाया गया? तो लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। करा क्या कि 1830 में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो चार्ल्स 10वां था। आयकर प्रधानमंत्री था पोलिग्नेक। ये एकदम बिल्कुल नालायक मतलब कि एकदम चकोड़ा टाइप का आदमी था। इसी की वजह से तो बवाल चल गया 1830 ईस्वी में। अब देखो ये कितना खत्म था कि चार्ल्स 10वां ने अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को 1830 में बनाया, ठीक है ना। आज 26 जुलाई को लोग क्रांति शुरू कर दिए, क्योंकि उसी समय ये जो है ना, ये क्या किया था, मतलब कि 4 अध्यादेश लागू किया था। अध्यादेश, अध्यादेश, देखो 4 अध्यादेश का मतलब, अध्यादेश का मतलब क्या होता है? देखिए कानून बनाने का एक तरीका होता है कि आप कानून बना रहे हो तो पहले संसद में क्या करो, उस पर बहस करो, ठीक है ना, और संसद से पास करके बनाओ, जितने भी प्रतिनिधि मंडल है बस समझिए उससे आप पास करवाओ, ठीक है ना, और उसके बाद बनवाओ। लेकिन अध्यादेश में ऐसा नहीं होता है। अध्यादेश में राजा क्या करेगा कि अचानक से इमरजेंसी की तरह, बस समझिए नहीं, अचानक से वो अपने मर्जी से क्या करेगा, कुछ मतलब कि कानून बना सकता है कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं हो सकता है, कुछ समय के लिए होता है, जैसे अभी भी हमारे देश में होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति कानून बनाएंगे और फिर एक समय के बाद उस पर उसको कानून बनाया जा सकता है परमानेंट, लेकिन उस पर बहस करके, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अध्यादेश का मतलब ये होता है कि आप समझिए कि राजा अपनी मर्जी से कानून बना दे रहा है, ठीक है ना, उस पर जनता का कोई मतलब विचार नहीं सुना जा रहा है, जनता के मतलब कि वहां पर बहस संसद में कुछ नहीं हो रहा है, संसद से पास उस नहीं कराया जा, राजा अपनी मर्जी से शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो 4 जो बदलाव था ना, वो लोगों को खटक गया, ठीक है ना, जिसमें चुनाव से रिलेटेड था। दूसरा ये था कि विशेषाधिकार फिर लोगों को दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर से चुनाव कराने का प्रयास किया गया और उसके बाद चुनाव में फिर वही बात है, धनी लोगों को राइट दे दिया गया कि भाई तुम वोट दो, गरीब लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया गया। यही लोगों को पसंद नहीं आया और आंदोलन शुरू कर दिए और 1830 ईस्वी की क्रांति फैल गया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 1830 ईस्वी की क्रांति में जो बुर्बो राजवंश था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया, ठीक है ना। एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। दूसरा करेगा बुर्बो वंश का अंत किस वर्ष हो गया था?
तो 1830 ईस्वी के क्रांति में। अगला क्वेश्चन करेंगे, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था? लुई फिलिप ने। लुई फिलिप यानी 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद, खूब ध्यान से सुनना है, 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद जो राजा यानी चार्ल्स 10वां भाग गया गद्दी छोड़ करके, तब उसके बाद अर्लायंस वंश के, अर्लायंस खूब ध्यान देना, आर्लेंस वंश, अर्लायंस वंश के, यानी इसको आर्लेंस अर्लायंस, ये देखो थोड़ा सा इधर उधर नाम में हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन में आएगा तो मार सकते हो। अर्लायंस वंश का राजा जो था लुई फिलिप को क्या किया गया? गद्दी पर बैठाया गया, ठीक है ना, और संवैधानिक फिर से राजतंत्र का स्थापना किया गया। अर्लायंस वंश का राजा लुई फिलिप गद्दी पर बैठा, ठीक है ना, लेकिन इससे भी कोई खास जो है सुधार नहीं हुआ, ठीक है ना। जब इससे कुछ नहीं हो रहा था तो फिर 1840 ईस्वी में क्या किया गया? ये अपना प्रधानमंत्री गीजो को बना लिया, गीजो को, और ये ससुर आया तो पूरा का पूरा गीज दिया, व्यवस्था को ही खराब कर दिया, ठीक है ना। अब लोग जो है इससे और परेशान हो गए, ठीक है ना, जिसकी वजह से 1848 ईस्वी में क्रांति हो जाता है, ठीक है ना। जो टारगेट बोर्ड के मास्टर साहब हैं, ठीक है ना, वो बताते हैं कि 1848 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया अलायंस वंश। तो मास्टर साहब से मेरा कहना है कि भाई साहब एक बार पहले पढ़ लीजिए, हालांकि उनकी गलती एक ही नहीं है, उनकी गलती बहुत सारा है, बात समझे कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि उनके पूरे गलतियों का एक वीडियो बनाऊं, ठीक है ना, और जरूर उनको दिखाऊं कि देखिए मास्टर साहब आप पहले पढ़ के आइए कीजिए, ठीक है ना, आप में तो क्वालिटी है नहीं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए और बच्चा की जिंदगी को बर्बाद थोड़ा सा कम कीजिए, ठीक है ना। खाली कोर्स बेचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको एक अच्छा कंटेंट भी दीजिए, खाली चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता है, एक अच्छा पढ़ाने का तरीका भी सीखिए, ठीक है ना। और ताकि वो भी, अगर हम लोगों से कोई बच्चा पढ़ के जाता है, बिहार बोर्ड का बच्चा पढ़ के जाता है, तो केवल जो है झूठ मूठ के, अगर कोई बच्चा कहीं से टॉप कर जाता है तो जाओ पैसा दो, ठीक है ना, या फिर उसको कहीं ना कहीं से इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने प्लेटफॉर्म पर लाओ, टी शर्ट पहना लो, ठीक है ना, और प्रचार कर कोर्स बेच लो, अपना जेब भर लो, बस इतना ही, मतलब कि आपका सिद्धांत है, ऐसा ही सिद्धांत बन जाएगा तो समझ जाओ कि फिर से बिहार बोर्ड का जो पहले बच्चों का स्थिति था, जो टॉप तो कर जाते हैं फिर बाद में जाकर उनकी स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट तो है नहीं ना, सही से पढ़ा रहे हो यार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यार सुधर जाओ, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाया करो भाई, दूसरा क्या कहेंगे हम, दूसरा कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। करा क्या, देखो करा क्या, 1848 ईस्वी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 1848 ईस्वी क्रांति के समय लुई फिलिप था, ठीक है ना, आर्लायंस वंश के राजा था, ठीक है ना, नाम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए इधर इधर बहुत का मतलब नाम यही रहेगा, तो आर्लायंस, कभी आर्लेंस, ठीक है ना, इस तरह का नाम हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन माइनर मिस्टेक हो सकता है, देखो आदमी परिपूर्ण नहीं हो सकता है ना, ठीक है ना। तो कहोगे कि सर फिर तो टारगेट बोर्ड वाला को क्यों रोस्ट करते हो यार? टारगेट बोर्ड वाला मतलब यार उसका अलग ही स्वेग रहता है, कहता है भाई कि हम पूरे एसएसटी पढ़ाने वाले सबसे बढ़िया हम ही है भाई। ये कॉन्फिडेंस, ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारा ये नेपोलियन की तरह कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा खत्म होगा कब? जब आमने सामने बैठोगे, ठीक है ना। ये भूल जाओ भाई, ठीक है ना, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे होने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। पहले अच्छे से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है ना, बस खाली तू मूर्ख बच्चों को बना रहे हो, जो गांव देहात के बच्चे होते, ठीक है ना, पैसा बेच करके भाई तुम मेरा खरीद ले, मेरा खरीद ले, भाई तू जिंदगी में क्या करेगा भाई तू उतना पैसा, ठीक है ना। और सबसे पहले बच्चों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार तू सुन, तुमको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, फ्री में कंटेंट मिलेगा तुमको, एसएसटी हमारे यहाँ पूरा फ्री में मिलेगा, और उससे तो लाख गुना मेरा कंटेंट अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूँ बिहार में मेरा सबसे अच्छा है, मेरा अनअकैडमी खरीद रहा है, कुछ नहीं ऐसा है, ठीक है ना, बट अच्छा जरूर है उससे, उसके मतलब जो है ना टॉपिक में कुछ है नहीं, उसके कंटेंट में कुछ दम वम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए तुम चक्कर में मत पड़ो और टॉपर का नोट्स कभी जीवन में मत खरीदना, ठीक है ना। खुद बनाओ, खुद टॉपर बनोगे, ठीक है ना, दूसरे के बनाए हुए चीज पर तुम क्या करोगे यार, बात समझे कि नहीं, वो किराए का चीज हो जाता है, बात समझे ना, और किराए का चीज कभी जिंदगी में अपना नहीं होता है, और फील भी नहीं देगा तुम्हारा अपने आपन का। दूसरा चलो हम लोग अगला देखते हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर आज खत्म नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसमें दो पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आज 30 क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, फिर अगली बार जो है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी कह रहे यूनान का संबंध, यूनान किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? देख भाई यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना। किस संधि के तहत हुआ? तो याद रखो कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत, या फिर इसी को कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि कहते हैं, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत। तो कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत यूनान स्वतंत्र हुआ 1832 में। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम शुरू कब हुआ? तो 1821 में शुरू हुआ था। कहेगा क्या? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेता कौन था? तो एलेक्जेंडर चिप्सलांटी, चिप्सलांटी, चिप्सलांटी भी कहीं पे रहते हैं, अलेक्जेंडर चिप्सलांटी, 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 ठीक है ना, अलेक्जेंडर चिप्सलांटी वहां का मुख्य नेता था। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है
कि इंग्लैंड के कौन से व्यक्ति, बात समझे कि नहीं, कौन से व्यक्ति यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए थे। तो याद रखिएगा लॉर्ड वायरन, लॉर्ड वायरन ये बहुत जो है ना जाने माने कवि थे इंग्लैंड के, ठीक है ना, ये यूनान में रहते थे, ठीक है ना, और वहीं पे ये बहुत पैसा से आर्थिक रूप से बहुत सहायता किए थे यूनानियों का। लेकिन 1824 ईस्वी में इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है, ठीक है ना, ये मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में इसको भी रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन, चल यहां पर देखो एक और है कुस्तुनतुनिया का संधि, तो ये तू देख लिया भाई, ठीक है ना। एक और एंड्रियानोपुल की संधि है, एंड्रियानोपुल की संधि, एंड्रियानोपुल। ये एंड्रियानोपुल बेसिकली क्या है, ये यूनान में ही पड़ता है। वहीं पे एक संधि हुआ था रूस के साथ, रूस और तुर्की में हुआ था ये, ठीक है ना। रूस भी हद तक बहुत प्रयास किया कि यूनान पर हमारा राज हो जाए, लेकिन यूनान वाले लोग नहीं समझे, मतलब नहीं माने, बोले कि नहीं भाई स्वतंत्र होना है और स्वराज स्थापित करना है, ठीक है ना। इसलिए रूस का भी हमें यहाँ पर कोई मदद नहीं है, ठीक है ना। बाद में ये लोग सबको मदद करने लग गए क्योंकि इनको शर्म आ गया कि देख भाई हमारे पूरे की पूरी अगर यूनान में देखा जाए, ठीक है, यूनान में देखा जाए तो वहां पर संस्कृति और सभ्यता का जो विकास हुआ था वो अपने यूनान से ही हुआ था। इसलिए यूरोपीय संस्कृति सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना, ठीक है ना, भारतीय क्या है, एशिया के संस्कृति और सभ्यता का पालना, ठीक है ना। तो आप खूब ध्यान रखिए, दो तीन बातें हैं। तो कहेगा यूनान के संस्कृति सभ्यता का पालना किसे कहेंगे, सॉरी यूरोप की संस्कृति और सभ्यता का पालना किसे कहेंगे, तो आप याद रखिएगा भाई साहब यूनान को कहेंगे। कहेगा मानव का मतलब कि मानव का पालना, देखो मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता सभ्यता का पालना, पालना मानव सभ्यता का पालना कहेगा तो एशिया, ठीक है ना, इसलिए याद रखिएगा एशिया। कहेगा मानव का पालना, मानव का पालना, पालना यानी इसको अफ्रीका याद रखिएगा। मानव का पालना मतलब मानव का जन्म अफ्रीका महादेश में हुआ, लेकिन मानव सभ्यता का विकास एशिया महादेश में हुआ। अब वहीं कहेगा यूरोपीय संस्कृति और सभ्यता ज्ञान विज्ञान का जो केंद्र रहा वो कौन था, यूनान था, ठीक है ना, और वहीं पर उनकी सभ्यता और संस्कृति विकास किया हुआ था। इसलिए अब कहीं पर किसी की संस्कृति सभ्यता विकास किया हो तो जाहिर सी बात है उस देश के लोगों के लिए वो देश जो होगा, वहां के लोगों के लिए वो देश बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वहां पर कोई शासन कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है उन लोगों पर, तो बाद में, शुरू में तो नहीं लेकिन बाद में जरूर समझ आएगा कि देख भाई गलत हो रहा है, ठीक है ना, तो वो लोग जरूर आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। वही हाल हो गया यूनान के साथ में। करेक्ट है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, देखिए यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि यूनान पर किसका अधिकार था, बात समझे कि नहीं, तो यूनान पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था, बात समझे कि नहीं। वही ऑटोमन साम्राज्य आप देखेंगे कि भारत में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था तो उसके खलीफा को समाप्त कर दिया गया था, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है ना, जो सेवर्स का संधि था उसके तहत। तो ये एक बहुत लंबा चम्बा कहानी है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ था। तो उसी ऑटोमन साम्राज्य के देखेंगे तो उस ऑटोमन साम्राज्य में सबसे प्रमुख जो नेता था, मतलब देश था, शक्तिशाली देश था, वो था तुर्की, ठीक है ना। लेकिन धीरे 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 18वीं शताब्दी आते आते तुर्की कमजोर होने लग गया, ठीक है ना। इसलिए तुर्की जो है ना, तुर्की को लोग एक उपनाम दे दिए, ठीक है ना। उपनाम क्या दे देते हैं, यूरोप का मरीज, ठीक है ना, तुर्की को कहा जाता है। अगर कहेगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया, यूरोप का मरीज किसे, तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है एशिया का मरीज किसे कहेंगे, तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वायरन का संबंध किस देश से था। देख भाई लॉर्ड वायरन का संबंध इंग्लैंड से था, क्योंकि ये इंग्लैंड के थे, लेकिन ये शहीद कहां हुए थे, तो यूनान में 1824 ईस्वी में शहीद हुए थे। ये क्या थे, एक कवि थे, बात समझे कि नहीं, और बहुत पैसे वाले भी थे, ठीक है। अब देखो 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कोसुद का संबंध किससे है, तो हंगरी से है, कोसुद का संबंध हंगरी से, ठीक है ना। अब भाई साहब जो है आपका 30 क्वेश्चन ही मात्र रहने दे रहा है, ठीक है ना, और यहां तक तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से पढ़ना है, जो आपको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट देगा यहाँ से, ठीक है ना आदमी, और उसमें तुम गर्दा उड़ा सकते हो, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं चीजों को अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट अच्छा क्लियर करो, फिर उसके बाद तो तुम्हारा जलवाई होगा, चाहे एग्जाम हो चाहे अपना जीवन हो, ठीक है ना, हर जगह जलवाई जलवा होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बाकी जितने भी बचे हुए तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उसका पोस्टमार्टम करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।